वालेकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ क्या खैरियत से होंगे। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं अज़ीज़ अमन नावल का पार्ट 21। होप सो आप लोगों को पसंद आए। तो बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको। सुनसान अनजान सड़क पर गाड़ी को भागते देख वो सामने से निगाहें हटाते इसकी जानिब देखते हुए घबराए लहजे में बोली। हेज़ल ग्रीन आंखों में अजीब डर था जो उभर कर वाज़ेह हो रहा था। मुकाबिल की तनी हुई रगों और गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखते इसके दिल के अंदर एक खौफ उभर रहा था कि वरियाम ने सामने से निगाहें हटाकर इसकी जानिब देखा जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। मैं बहुत गुस्से में हूँ अरूज शाह, और मेरे गुस्से को सिर्फ तुम्हारे कहे अल्फाज ठंडा कर सकते हैं। इससे पहले मेरा गुस्सा तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा करे, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत किए, निगाहें सामने मरकूज़ किए, वो संजीदगी के साथ बोलता अरूज शाह को अपनी जगह साबित कर गया था कि वो सांस रोके बेयकीनी के साथ इसकी जानिब देखने लगी। कहो कि तुम्हें वरियाम लगारी से मोहब्बत है, और बेतहाशा मोहब्बत है। गाड़ी में इसकी गंभीर अल्फाज गूंजे। इसने पलक झपकते बेयकीनी के साथ वरियाम की जानिब देखा जिसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किस कदर सीरियस था। कहो डैमेट कि तुम वरियाम लगारी को चाहती हो, तुम्हारा दिल सिर्फ इसके लिए धड़कता है। नीली आंखों में गहरी सुर्खी लिए वो चीखते हुए बोला। अरूज शाह जो आंखें फाड़े बेयकीनी के साथ इसकी जानिब देख रही थी, होश की दुनिया में आई तो माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। तो तुम पागल हो गए हो वरियाम लगारी? अभी के अभी गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। कानों में धड़कते दिल के साथ वो हेज़ल ग्रीन आंखों में बेचैनी लिए घबराए लहजे के साथ सख्ती से बोली कि वरियाम ने नीली आंखें उठाए संजीदगी से इसकी जानिब देखा, और अगले लम्हे स्पीड पर पाँव रखते इसने गाड़ी को स्पीड हद दर्जे बढ़ाया। अरूज शाह का दिल उछल कर बाहर आया। तुम्हें इज़हार करना ही होगा अरूज शाह, ये गाड़ी अब तभी रुकेगी जब मैं तुम्हारे मुंह से इज़हार मोहब्बत सुनूंगा। इसलिए कहो कि तुम्हें दिलो जान से वरियाम लगारी कबूल है। कहो कि तुम वरियाम लगारी से मोहब्बत करती हो। सुनसान सड़क पर गाड़ी के तेज़ी से चलते टायरों की आवाज़ गूंज रही थी। गाड़ी हवाओं से बातें करती आगे बढ़ रही थी, और अंदर बैठी अरूज शाह के चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। दिल खौफ से थम कर रह गया था। प्लीज़ गाड़ी स्लो करो। वरियाम सामने भागती सड़क को देखते वो हेज़ल ग्रीन आंखों में डर और खौफ लिए बोली। धक धक करते दिल धक धक करता बाहर निकलने को बेताब हुआ। कहो अरूज शाह कि तुम्हें वरियाम से बेइंतहा मोहब्बत है। स्पीड पर पाँव रखे वो एक नज़र इसकी जानिब देखता सामने सड़क पर निगाहें दौड़ाते बोला, जहाँ सामने इनसे कुछ दूरी पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे देखते अरूज शाह का दिल धड़कना भूल गया। चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा। गाड़ी रोको वरियाम, आगे गाड़ी है, प्लीज़ गाड़ी रोको। पूरी आंखें खोले वो इसके बाइसेप को पकड़ती हुई लड़खड़ाए लहजे में बोली। दिल ऐसे था जैसे धड़कते हुए अभी बंद हो जाएगा, लेकिन मुकाबिल के दिमाग पर जैसे जुनून सवार था वो सपाट चेहरे के साथ गाड़ी को भगा रहा था। वो वरियाम गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको वरियाम, पीले चेहरे के साथ वो कपकपाते लहजे में बोली। माथे से पसीना कनपटी से हुआ नीचे की जानिब बढ़ने लगा। इनकी गाड़ी तेज़ी से ट्रक की जानिब बढ़ रही थी। तुम कह दो कि तुम्हें वरियाम लगारी से मोहब्बत है, मैं गाड़ी रोक दूंगा। बिना गाड़ी की स्पीड को ज़रा भी कम किए वो जुनूनी अंदाज में बोला। अरूज शाह की अपनी जानिब आते ट्रक को देखते आंखें बाहर निकलने के दर पर हुई थी। हाँ 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 है मोहब्बत, प्लीज़ गाड़ी रोको। आ अपने से 4 इंच के फासले पर ट्रक को देखते वो कहते साथ दोनों कानों पर हाथ रखती आंखों को सख्ती से बंद कर गई। जब वरियाम ने एक झटके से स्टीयरिंग पर हाथ रखते गाड़ी को पूरा घुमाया कि टायरों के चड़चड़ाने की आवाज़ सुनसान सड़क पर गूंजी। गाड़ी झटका खाते अपनी जगह पर रुकी। एक लम्हे के लिए हर चीज़ साकत सी हो गई। गाड़ी में मौत का सा सन्नाटा छा गया। तेज़ गहरी होती सांसों के साथ खुद को जिंदा महसूस करते इसने आहिस्ता से सर उठाया और धीरे से आंखें खोलते सामने देखा, जहां गाड़ी एक साइड पर रुकी हुई थी। फिर कानों से हाथ हटाकर आहिस्ता से गर्दन घुमाते इसकी जानिब देखा जिसकी चमकती नीली आंखें इसके चेहरे पर जमी हुई थीं। पसीने से चमकते माथे के साथ अरूज शाह ने दिल पर हाथ रखे आंखें बंद करके गहरी सांस भरी। एक दफ़ा फिर से कहो ना जो अभी कहा तुमने। इसकी भारी गंभीर आवाज़ कानों में गूंजी तो इसने झटके से आंखें खोली और इसकी जानिब देखा जिसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे जिसे दुनिया की सारी ताकत इसे मिल गई हो। रूशा की नीली आंखों में रुषा की आंखों में सुर्खी उभरी, माथे पर बल पड़ी। लबों को सख्ती से भींचते इसने हाथ उठाकर और मुकाबिल के चेहरे पर निशान छोड़ गया कि कितने ही लम्हे गाड़ी में थप्पड़ की आवाज़ गूंजती रही थी। तो तुम घटिया कमीने इंसान, अभी मुझे मार देते। आंखों में आंसू जमा हुए, गुस्से और डर और खौफ के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए वो दांत पीसते हुए बोली, जबकि वरियाम लगारी की गहरी बेबाक मुस्कुराती निगाहें थप्पड़ खाने के बाद भी इसी पर मौजूद थीं। मुझ पर यानी एक पुलिस इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने के जुर्म में ये पुलिस वाला तुम्हें हमेशा के
लिए खुद के दिल में कैद करता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में भी खुद को कैद करता है। इसके कँपकँपाते वजूद को देखते वो इसका हाथ अपने हाथ में लेता मुस्कुराती आंखों के साथ गंभीर आवाज़ में बोला कि अरूज शाह का दिल धक से रह गया। पलकें झपकते इसने मरियम की जानिब देखा और अपने अल्फाज कानों में गूंजे तो दिल धड़कना भूल गया। सांसें सीने में अटकी, चेहरे पर कई रंग उभरे। एक दफ़ा और कहो जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा है अरूज शाह। इसके हाथ पर जोर देते वो बेशर्म निगाहें इसी पर टिकाए ज़िद्दी अंदाज में बोला। अरूज की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उठी। इसने घबराते हुए अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जो अब नामुमकिन था। नो डार्लिंग, अब नहीं। पहले जितना भागना था, जितना दूर रहना था, रह लिया। अब जब तुम अपने दिल को मेरे नाम कर चुकी हो तो अब मुझसे दूर भागने के बारे में सोचना भी नहीं। ये तुम मरियम लगारी का हुक्म समझो, धमकी समझो या व्हाट? वो लेकिन अब भूल जाओ कि तुम मरियम लगारी की मोहब्बत की कैद से रिहा होकर जा सकती हो। इसके अल्फाज अरूज शाह के बदन में सनसनाहट पैदा कर रहे थे। वो सांस रोके इसे सुन रही थी, जिसका अंदाज जुनूनियत लिए हुए था। अब तुम दोबारा से वो अल्फाज दोहराती हो या फिर से दिमाग सेट करूँ? मसनूई आंखें दिखाए वो सख्ती से बोला। अरूज घबरा कर रह गई। आज से पहले वो इस शख्स से इतना कभी नहीं घबराई थी, लेकिन इस बार इसके सामने इसका दिल बेलगाम हो रहा था। ऊपर से इसकी चमकती आंखें, मुस्कुराता लहजा। अरूज शाह के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे मोहब्बत है वरियाम, लेकिन क्या लेकिन? मुस्कुराता लहजा। पल में संजीदा हुआ अरूज ने सर उठाए इसकी जानिब देखा। लेकिन मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती, ये ख्याल निकाल दो दिमाग से। इसकी आवाज़ रंध सी गई थी। वरियाम की रगें तनी। और मैं तुम्हें इतना शरीफ नज़र आता हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत की इतनी बड़ी कुर्बानी दूंगा तो सॉरी टू से मैं इतना शरीफ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इस दिन का इंतज़ार था और वो आज ख़त्म हो गया। अब कल ही मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने मॉम को भेजूँगा। बस तुम मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार रहो। गहरी सोच लिए वो बोला था, अंदाज में बहुत कुछ छुपा था। अरूज ने जल्दी से हाथ छुड़वाते सफ़ेद पर्दे इसे देखा और फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। तुम ऐसा नहीं करोगे वरियम, प्लीज़। दिल डूब के उभरा था। आंखों में इल्तिजा लिए वो इसकी जानिब देखते हुए बोली। मुकाबिल की बात सांसें खुश कर गई थी। तुम अब मुझे रोकोगी नहीं अरूज, मेरा साथ दोगी। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना है। मुझे अपनी मोहब्बत को ताकत बनने दो, मेरी कमज़ोरी मत बनाओ। मैं सब संभाल लूँगा, बस तुमने मेरा साथ देना है। नीली आंखों में सब कुछ कर जाने का जज्बा लिए वो जबकि चेहरे पर चट्टानों सी मजबूती लिए गंभीर आवाज़ में बोला। अरूज ने धड़कते दिल के साथ इसकी जानिब देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो? मैंने कहा है मैं संभाल लूँगा, तुम बस मेरा साथ दो, मुझ पर यकीन रखो। वरियम लगारी तुम्हें हासिल करके ही छोड़ेगा। ये वरियम लगारी का तुमसे और खुद से वादा है। इसके अटल और मजबूत लहजे में कहने पर इसने धड़कते दिल के साथ निगाहें झुका लीं। दिल अंदर से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मुकाबिल का लहजा, इसका अंदाज इस डर पर हावी पड़ रहा था। एक आखिरी दफ़ा और कहो कि तुम्हें मरियम लगारी से मोहब्बत है। इसके झुके सर को देखते वो शरारत से बोला। अरूज ने सर उठाए इससे सख्ती से घूरा। गाल तप कर सुर्ख पड़े। मरियम लगारी ने बेबाक कहकहा गाड़ी में गूंजा। अब चलो हवेली, किसी को कुछ पता चला तो क्या सोचेंगे? दूसरों की फिक्र करनी छोड़ दो और अब से सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। स्टीयरिंग पर हाथ रखते गाड़ी को दोबारा से घुमाते इसने हवेली के रास्ते पर डाली, जबकि अरूज अब धड़कते दिल के साथ खामोश बैठी रही। सारे रास्ते मुकाबिल की बेलगाम निगाहों की तपिश से चेहरा सुर्ख पड़ गया, लेकिन ना इसकी नज़रें हटी और ना अरूज ने निगाहें उठाई इसकी जानिब देखा। वलीमा अपने इख्तिताम पर पहुंचा। सब मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। हादी सबसे फारिग होकर अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था जब इसे किसी का फ़ोन आया, तो वो सुनने के बाद अपनी गाड़ी में बैठता हवेली से बाहर निकल गया। इनाया इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब अचानक से इसका फ़ोन बजा। तो एक झुमका उतारते ड्रेसिंग पर रखते वो फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुई, जहाँ अननोन नंबर जगमगा रहा था। कि माथे पर एक दो शिकने लिए इसने कॉल अटेंड की और फ़ोन कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? इसने अभी पूछा ही था जब इसके रूम का दरवाज़ा खुला और अरशमान शाह ने अपने कदम अंदर रखे कि अनाया ने फ़ोन कान से हटाए मुड़कर इसे देखा, जिसके कदम इसकी जानिब उठे। क्या हुआ, किसका फ़ोन है? इसे फ़ोन पर किसी से बात करते देख वो नॉर्मली अंदाज में बोला, तो इनाया ने कंधे उचकाए और फ़ोन खुद ही इसकी जानिब बढ़ाते खुद ड्रेसिंग मिरर के सामने दोबारा से जा खड़ी हुई, जबकि अरशमान इसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया और फ़ोन कान को लगाया। हेलो, अरशमान स्पीकिंग। भारी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी तो इनाया की धड़कनें तेज़ हुईं, जबकि दूसरी जानिब जरदाद खान, जो इनाया के पूछने पर इसे अपना नाम बता रहा था, लेकिन शायद इसने फ़ोन
कान से हटा दिया था और अब आयुष्मान शाह की आवाज़ सुनते सिद्धार्थ खान के माथे की रगें उभरी थी। गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ा। जब से फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करते इसने फ़ोन को बंद करते पूरी कुव्वत से बेड पर फेंका कि आगे से बंद होते फ़ोन को देखते आयुष्मान शाह थोड़ा हैरान हुआ। माथे पर सलवटें पड़ी। इसने इनाया के फ़ोन से वो नंबर अपने फ़ोन पर सेंड किया और गर्दन घुमाकर इनाया की जानिब देखा जो अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियाँ उतार रही थी। आयुष्मान शाह सरसारी से मुस्कुराता फ़ोन वहीं पर रखता इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और चूड़ियाँ उतारते हाथों को अपने हाथों में लिया। किसका फ़ोन था मान? वो इसे देखते हुए मोहब्बत से बोली, किसी का नहीं, अननोन नंबर था। आपने मुझे अपने हाथों में मौजूद मेरा नाम तो दिखाया ही नहीं। इसके मेहंदी सजे हाथों को अपनी आंखों के सामने करता वो भारी होती आवाज़ के साथ बोला कि इनाया ने गहरा मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा। ढूंढे अपना नाम? अगर ढूंढ लिया तो मुझे क्या मिलेगा? इसकी मेहंदी को गौर से देखते वो मेहंदी के डिज़ाइन से ही अपना लिखा हुआ नाम देखते गहरा मुस्कुराया और इसकी जानिब देखते हुए बोला, जो आप कहेंगे, लेकिन पहले ढूंढे तो सही। चलें फिर, अपनी वाइफ़ी की थोड़ी-सी मोहब्बत चाहिए मुझे। मेहंदी से सजे हाथ को होठों से के पास लाते, अपने नाम पर लब रखते वो जिस अंदाज़ के साथ बोला था, इनाया ने सुर्ख पड़ते मुँह खोला जो इतने बारीकी से लिखे हुए अपने नाम को इतनी आसानी से ढूँढ चुका था। ये चीटिंग की है आपने, इतनी ईज़िली कैसे ढूँढ सकते हैं आप? इसे तफ्तीशी निगाहों से देखते वो मुँह बनाए बोली। आयुष्मान ने आईब्रो उचकाए इसकी जानिब देखा। बेगम, नाम ढूँढ चुका हूँ आपका। अब आप ज़रा मेहरबानी करें और अपनी मोहब्बत बख्शें मुझे। इसकी कमर पर हाथ डाले वो इसे झटका देते अपने करीब करते हुए बोला तो इनाया इसके सीने से टकराई। निगाहें उठाई इसे देखा जो नज़रें झुकाए इसे ही देख रहा था। गहरी स्याह आंखें ग्रे आंखों से टकराई। इनाया ने एड़ियाँ उठाए, हाथ कंधों पर जमाए इसके माथे पर अकीदत से लब रखे। आसमान की रगों जहाँ पर सुकून दौड़ा वो थोड़ा नीचे हुई और इसके भूरे बीड़ ज़दा दाएं गाल पर अपने नाजुक लब पे बस किए। आयुष्मान शाह की धड़कनें बढ़ीं। वहाँ से लब उठाए इसने बीड़ ज़दा बाएं गाल पर आहिस्तगी से रखे। आयुष्मान की इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत हुई जब इनाया मज़ीद झुकी और इसकी गर्दन की उभरी हुई हड्डी पर बेहद आहिस्तगी से लब रखती जल्दी से खुद को इसके सीने में छुपा गई कि आयुष्मान शाह का दिल धड़कना भूल गया। ये ज़्यादती है वाइफ़ी, मुझे अपनी जानिब माइल करके अब आप मुझसे छुप नहीं सकती। वो इसे उठाए बेड पर लाते कमरे की लाइट्स ऑफ करते इस पर झुका था। वो जो गुस्से से पागल होते अपने बालों में हाथ फेर रहा था जब बेड पर अपनी नाकदरी पर रोता हुआ फ़ोन फिर से बजा। जरदाद खान ने उठा कर देखा जो नंबर देखते इसके माथे की रगें फिर से उभरी। फ़ोन की वही बेड पर फेंकते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा और तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपने तने असाबों को ठंडा करने की नाकाम कोशिश करते के साथ शावर लिए ब्लैक पैंट के साथ शर्ट लेस चौड़े मजबूत छाने लिए वॉशरूम से बाहर निकला तो इसका फ़ोन हवस बज रहा था कि गीले बालों में हाथ फेरते वो अपना फ़ोन बेड से एक दफ़ा फिर उठा चुका था तो फ़ोन पर चमकता हवस वही नंबर देखते इसकी सुरमई आंखों में गुस्से की सुर्खी उभरी। लब बीचते फ़ोन को यस करते कान से लगाया। कौन सी मुसीबत आ गई है जो बार बार फ़ोन कर रही हो? फ़ोन उठाते ही इसकी गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी के दूसरी जानिब इसकी हल्की सी सिसकी उभरी। लाला, बाबा की तबीयत नहीं ठीक, इन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मामा इनके साथ ही गई हैं। आप प्लीज़ मुझे भी ले जाएं। रोती हुई मीठी सी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी के जरदाद खान के चेहरे पर पल में परेशानी उभरी। एक पल में फ़ोन पकड़े दूसरे हाथ से अपना माथा मसला। घर में ही रहो, मैं आ रहा हूँ, संजीदा आवाज़ में कहते इसने फ़ौरन से फ़ोन बंद किया और ड्रेसिंग रूम से अपनी वाइट शर्ट निकाल कर पहनते अपना ब्लैक कोट बाजुओं में पहनते हुए ड्रेसिंग मिरर पर अपनी गाड़ी की कीज़ और फ़ोन उठाता भागने के अंदाज से कमरे से बाहर निकला था। लबों में जलती सिगरेट दबाए वो आज काफ़ी दिनों बाद आराम से बेड पर लेटा था। पीछे 4 दिन ज़िंदगी के थका देने वाले दिनों में से थे जो इसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए जरदाद ने 4 दिन पहले का वाक़या सोचा जब इसे जरदाशा की कॉल आई थी और वो इसे लेने गया था। ज़र डोर ओपन करो, मैं हूँ जरदाद। इसकी गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। ब्लैक पैंट के ऊपर वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने, चेहरे पर बला की संजीदगी सजाए अपनी गाड़ी से उतरता वो दरवाज़ा बजाए इसी संजीदगी से बोला तो वो जो इसके ही आने का इंतज़ार करती वहीं सहन में रोती हुई चक्कर काट रही थी। जरदाद की आवाज़ पर जल्दी से एक झटके से दरवाज़ा खोला तो जरदाद ने अपनी सुरमई निगाहें उठाई इसकी जानिब देखा जो इस वक्त रेड रंग की पठानी फ्रॉक में साथ वाइट कैपरी पहने ब्लैक रंग की चादर को सर पर लिए भरे भरे गालों गुलाबी होंठ बुरी तरह से कपकपाते, डार्क ब्राउन गहरी गजाली आंखें जो सुर्खी लिए हुए थीं।
छोटी सी नाक जो इस वक्त रोने की वजह से सुर्ख थी, और नाक में पहनी हुई वो डायमंड की नोज पिन, भरे भरे गुलाबी गाल और मुतासिब सरापे के साथ वो पठानी नैनकुश वाली जरशाला खान हुस्न की मूर्ति थी। जरदाद खान की संजीदा नज़रें इसी पर थीं। सामने खड़ी लड़की इसे एक आंख नहीं पाती थी। वजह सिर्फ ये थी कि ताबिश खान ने जरशाला के लिए इससे एक दो दफ़ा बात करते अपनी पसंद की राय पेश की थी, जिस पर जरदाद खान सहूलत से मना कर दिया था। वो तब तक शादी के बारे में नहीं सोच सकता था जब तक वो अपनी बहन को ना ले आए, जिसकी वजह से ताबिश इसके मना करने पर काफ़ी देर तक इससे नाराज़ रहा था, जिसकी वजह से जरदाद खान को जरशाला पर बेइंतहा गुस्सा था, जिसकी वजह से इसका बाप इससे इतने दिन नाराज़ रहा था। इसके बाद जब भी वो जरशाला को देखता, ताबिश के अल्फाज कानों में गूंजते, जिससे वो पहलू बदल कर रह जाता था। एक अजीब सा चिड़चिड़ापन था जो इसे देखकर जरदाद खान को अपने पूरे वजूद में घुलता महसूस होता था। बेशक वो बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन जरदाद खान को वो एक आंख नहीं पाती थी। अपने सामने जरदाद खान को देखती गहरी गजाली आंखों में आंसू छलके, होंठ कपकपाए। लाला वो बाबा को एम्बुलेंस आवाज़ में पठानी अंदाज मौजूद था। मध्यम आवाज़ में रोते हुए वो बोलने की कोशिश के बावजूद रोने की वजह से अल्फाज पूरे ना कर पाई। आंखों से आंसू टूट कर गालों पर गिरे। अच्छा ठीक है, इस तरह रो नहीं, कुछ नहीं होगा। अंकल को चादर हैं? कुछ नहीं होगा अंकल को, चादर आगे से ठीक करो और आ जाओ। इस पर एक संजीदा सी निगाह डालते वो कहता, इसे चलने का इशारा करता। अभी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा जब सरशाला बाहर से अपने कपकपाते हाथों से दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश करने लगी कि जरदाद जो गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा था, इसे अपने गोल गोल सफ़ेद कपकपाए हाथों से लॉक करते देख गहरी सांस भरता इसकी जानिब बढ़ा। गाड़ी में जाकर बैठो, मैं ये लॉक करता हूँ। इसके हाथ से कीस पकड़ता वो डोर लॉक करने लगा तो वो जल्दी से हाँ में सर हिलाती इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती फ्रंट सीट पर आकर बैठी तो जरदाद भी घर को लॉक लगाता ड्राइविंग सीट संभालता। एक नज़र इसकी सूजी हुई नम निगाहों को देखता गाड़ी को स्टार्ट करता वहाँ से भगा ले गया। इसकी गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में आकर रुकी। जरदाद ने गाड़ी को ब्रेक लगाते अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो भी अपनी चादर से चेहरा ढांपती जल्दी से इसके पीछे ही बाहर निकली तो जरदाद इसे अपने पीछे चलने का इशारा करता खुद लंबे लंबे डग भरता हॉस्पिटल की अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि इसकी कदमों के साथ चलने के लिए इसे तेज़ तेज़ कदम उठाने पड़े। फिर भी वो इसने 5 कदमों के फासले पर ही थे। अप्पूजान, आप मुझे बताती ऐसे अकेली क्यों आई? आप अब कैसी तबीयत है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अपनी पूरी सेहरंगेज़ पर्सनैलिटी के साथ वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर जरशाला खान की मोरे और अपनी रोती हुई अप्पूजान के पास घुटनों के बल बैठा इनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे हुए इंतहाई नरमी से पूछ रहा था, जबकि जरशाला भी अपनी मोरे का साथ लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। बेटा, सूरत हाल अचानक से बनी, आपको इस वक्त फ़ोन करना मुनासिब नहीं लगा और डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे। कब से चेकअप कर रहे हैं? अपने शौहर की बिगड़ी हालत की वजह से वो रोते हुए बोली, जो इसकी और इसकी बेटी का कुल कायनात थे। जरदाद खान ने सुर्ख होती आंखों के साथ मजबूती से इनके हाथ को थामा। अप्पूजान, ऐसी बातें करके आप मुझे बेटे से पराया कर रही हैं। परेशान नहीं हो, मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ, इसने नरमी से कहा और उठकर डॉक्टर के केबिन की जानिब बढ़ा तो जरशाला ने रोते हुए अपनी मोरे के गिर्द बाजू बांधे खुद को इसमें छुपाया। अंदर लेटा वजूद इसका बाप था और बाप बेटी की पहली मोहब्बत होता है। इसे भी अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत थी, जो कुछ महीनों से बीमार रहने लग गए थे और आजकल तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी रहती थी। जरशाला खान इनकी इकलौती बेटी थी। अपनी माँ के आगोश में वो खूबसूरत सी हुस्न की मूरत छुपी अपने बाप की सेहतयाबी की दुआ मांग रही थी और कुछ दुआएं अधूरी ही रह जाती हैं। देखिए मिस्टर खान, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, आपके मरीज़ की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं, जिसकी वजह से इनके पास चंद दिनों का ही वक्त है। अब ये चंद दिन चाहे तो कल ख़त्म हो सकते हैं या परसों। जरदाद खान के पाँव तले से ज़मीन निकली, आंखों की पुतलियाँ साकत हुई। अपने सामने बैठे डॉक्टर शाहिद को वो बेयकीन नज़रों से देखने लगा, जो जरदाद खान को अच्छे से पहचानते थे। इवन के ताबिश खान का इलाज भी फ़िलहाल वही कर रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर शाहिद? अब तक तो वो बिल्कुल ठीक थे और अब अचानक आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? फूली हुई रगों के साथ खुद पर
खुद पर वो ज़ब्त किए, बस इतना ही बोल पाया कि डॉक्टर अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाए टेबल पर रखते कदरे इसकी जानिब झुका। देखें खान साहब, इनकी एक किडनी पहले ही फेल थी, लेकिन कल रात इनकी बिगड़ती हालत ने इनकी दोनों किडनीज फेल कर दी हैं कि अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी अभी हमने इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। जब होश आता है आप लोग इनसे मिल सकते हैं। जरदाद खान दिल में बोझ लिए बिना कुछ कहे संजीदगी से वहाँ से उठ गया। बाहर निकला तो सामने ही सरशाला अपनी मोरे के गिर्द हिसार बांधे हुए सर इनके कंधे पर रखे सूजी हुई मतवातर आंखें आईसीयू के दरवाजे पर ही टिकाए हुए थी, जबकि इसकी अब्बूजान बेटी की वजह से खुद पर जब्त किए बैठी थी। जरदाद खान के कदम भारी हुए, गले में कुछ अटका। फ़ोन निकाले वो वहीं से मुड़ता ताबिश को फ़ोन कर गया था। देख यार, मुझे नहीं पता मेरी सांसें कब तक चलती हैं, मैं कब तक जिंदा रहता हूँ। कुछ ही देर बाद वो सब इस वक्त सुलेमान साहब के रूम में मौजूद थे, जिन्हें कुछ देर पहले ही होश आया था। जरदाद खान एक साइड पर खड़ा था, जबकि ताबिश खान सुलेमान साहब के करीब ही बैठे हुए थे। सरशाला अपने बाप के सिरहाने बैठी इनकी सर पर अपने मोमी हाथों से हल्का हल्का दबा रही थी, जबकि सरशाला की मोरे नौशीन भी दूसरी तरफ इनके करीब ही बैठी हुई थी। ताबिश को जरदाद ने सारी बात बता दी थी, लेकिन सरशाला और नौशीन से ये बात छुपाई गई थी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर के कहने पर मरीज को आराम करने की वजह से सब बाहर निकल रहे थे। जब सुलेमान साहब ने ताबिश का हाथ पकड़े इसे रोका तो वो वहीं बैठ गया। जब वो चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाए बोला, ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं तुमसे कुछ वादा लेना चाहता हूँ। इन दोनों को में साले बहनोई का रिश्ता बाद में पहले दोस्त का रिश्ता आता था। बचपन से ही वो काफ़ी गहरे दोस्त थे और अब तक भी इनकी दोस्ती चलती आ रही थी। ताबिश ने फ़ौरन से इसके हाथ थामे। हाँ हाँ बोल यार, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो वादा कर मेरी जर को जरदाद के साथ बांध देगा, इसे महफूज हाथों में सौंपेगा। अपनी ज़र को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अपने मरने के बाद इसे किसी की ठोकरों के लिए नहीं छोड़ सकता। तो वादा कर जरदाद के साथ इसका रिश्ता बांधेगा। वो बोल रहा था और ताबिश ने मजबूती से इसका हाथ थामे फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था। मैं वादा करता हूँ, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने हम इनका निकाह करवाते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझा तू, कुछ नहीं होगा। वो शायद खुद को भी दिलासे दे रहा था, जबकि डॉक्टर की बात वो खुद भी जानता था। सुलेमान साहब ने सुकून से आंखें बंद की। ताबिश फ़ौरन वहाँ से उठा और बाहर निकलते जरदाद को एक साइड पर बुलाया। मौलवी साहब और निकाह का इंतज़ाम करो जरदाद। इनकी संजीदा संजीदा हुक्मज़दा आवाज़ गूंजी। किसके लिए बाबा? वो नसमझी से धड़कते दिल के साथ इतना ही बोल पाया। तुम्हारा और ज़र बच्चे का निकाह है अभी और इसी वक्त। बोलने से पहले ये याद रखना कि ये सुलेमान की आखिरी ख्वाहिश है। जरदाद खान साकत होकर रह गया, चेहरा पल में संजीदा हुआ, आंखों में गहरी सुर्खी उभरी। हाथ की मुट्ठी को सख्ती से बंद करते इसने लब भींचे। ठीक है बाबा, वो कहता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि ताबिश ने फ़ख्र से नम आंखों के साथ इसकी पुश्त को देखा, जो फ़ोन कान को लगाए वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ रहा था। ताबिश के लब मुस्कुराए और फिर वो अपनी बहन और भांजी की जानिब बढ़ा, और थोड़ी ही देर बाद वो जरशाला सुलेमान से जरशाला जरदाद खान बन चुकी थी। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि इसे कुछ समझ नहीं आई थी। वो जो इसे हमेशा से लाला पुकारती आई थी और इसकी संजीदगी से हमेशा इससे कुछ दूर ही रहती थी, वो एक पल में इसके नाम हो चुकी थी। दिल और दिमाग सब माउफ हुआ। आईसीयू के ही रूम में निकाह होते अब वो अपने कपकपाते हाथों से साइन कर रही थी। निकाह नामा जरदाद के सामने रखा तो इसने भी लबों को सख्ती से पेवज किए साइन किए और निगाह उठाकर अपनी माँ के आगोश में लिपटी बैठी जरशाला को देखा तो ज़िंदगी में पहली बार इसकी नाक में पहनी हुई नोजपिन से चमकती रोशनी ने जरदाद की आंखें चुंधियाई थी कि इसने फ़ौरन से निगाहों का जाविया बदला। सुलेमान शाह ने ड्रिप लगे हाथ के साथ इनके सरों पर हाथ रखा और इनके निकाह के 4 घंटे बाद ही इनकी डेथ हो गई थी कि एक कोहराम था जो वहाँ मचा था। जरशाला खान की चीखें थी जो हॉस्पिटल में गूंजी थी। सदमा इतना बड़ा था कि वो बर्दाश्त ना करती, चीखती हुई वहीं बेहोश होती। अभी नीचे गिरती के जरदाद ने जल्दी से इसे थामा था, जबकि ताबिश अपनी बहन को संभाल रहा था जिनका सुहाग गुजर गया था। जल्दी सिगरेट बुझी तो वो 4 दिन पहले के वाक़े से बाहर निकला। आंखों और चेहरे पर गहरी थकान थी। आप कितनी ही अपनी ज़िंदगी को प्लान करके क्यों ना रखें, होना वही होता है जो पहले से तकदीर में लिखा होता है। जरदाद खान को ये बात आज पता चली थी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो ज़िंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ गई। वलीमे को आज 4 दिन हो गए थे। इस दौरान मीर हादी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बिजी हो गई। डिफेंस मिनिस्टर की वजह से आए रोज़ इसकी कहीं ना कहीं पार्टीज़
पार्टीज चल रही होती। वरियाम जिसे इस दिन आना था, लेकिन वो अपने केस में ऐसा उलझा जिसकी वजह से वो अरूज के साथ क्या किया अपना वादा पूरा नहीं कर सका, और ये बात वो अरूज के साथ साथ हवेली में मौजूद किसी और शख्स को भी बता चुका था। अमीर हादी वलीमे के बाद से ही अपनी सियासत की पार्टीज में बिजी था, जिसकी वजह से वहाँ से भी वलीमे के बाद इसकी कम ही मुलाकात हुई थी। आज भी वो सुबह का हवेली से निकला हुआ था। हम माजरा चाहते हैं कि हमें इस तरह से बिना बताए आना पड़ा, लेकिन शादी में हमें आपकी बेटी मानम बहुत पसंद आई थी कि हमें यहाँ पर आना पड़ा। लाउंज में बैठी फरजाना बेगम की आवाज़ गूंजी। वो चाय का कप टेबल पर रखते ही मुस्कुराते हुए सामने बैठी महरोज से मुखातिब थी। लाउंज में इस वक्त तकरीबन मीर हादी और शामिर के अलावा सब ही मौजूद थे, जब अचानक से मेहमानों की आमद हुई थी। और अब फरजाना बेगम की बात सुनते एक लम्हे के लिए सब अपनी जगह पर साकत रह गए, जबकि वहाँ बैठी इनाया, अजमीर, अरशमान और महा के सर पर हवेली की छत गिरी थी। इनाया ने माथे पर गहरे बल डाले सुर्ख होती आंखों के साथ इस औरत की जानिब देखा, जबकि अर्श और अजमीर ने सख्ती से लब भींचे। वहीं पर महा सांस रोके बेयकीनी से पलकें झपकाए बिना इन्हें देखने लगी। मानम बेटा इधर आए। फरजाना बेगम ने अरूज के साथ साकत बैठी महा को देखते प्यार से कहा कि वो सांस नहीं ले सकी थी। लटे की मानिंद सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इसने इनाया की जानिब देखा, जो फरजाना बेगम की बात पर अभी अपनी जगह से उठती। जब अरशमान ने इसका हाथ पकड़ते फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। अभी कुछ नहीं कहे, हादी लाला को आने दे और ये लोग चले जाएं, फिर बात करेंगे, ऐसे तमाशा बनेगा। इसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखते वो नरमी से इसे समझाने वाले अंदाज में बोला कि इनाया ने जब से मुठ्ठियाँ बंद की और महा को रिलैक्स रहने का इशारा करती अर्श की जानिब मुतवज्जा हुई। मुझे हादी लाला को कॉल करनी है। इसे कहते कोई ऐसे कैसे कोई मेरी हादी लाला की अमानत को अपना बनाने की कोशिश भी कर सकता है। एक सख्त घूरी के से सामने बैठी दो औरतों को देखते वो गुस्से से दांत पीसती बोली थी, अजीब स्टूपिड 2 रुपए की हरकत है। अगर उसकी शादी नहीं हुई हुई लोगों को यही पता है ना, तो आपको पता है ना कि उसका निकाह हुआ है। स्टूपिड। अरशमान ने नरमी से हाँ में सर हिलाया कि वो अपना फ़ोन पकड़ती वहाँ से उठती किचन की जानिब बढ़ गई, तो महा का जिस्म खौफ से कँपाने लगा। मानम बेटा इधर आए। फरजाना बेगम की दोबारा से आवाज़ गूंजी तो मानम का दिल धड़कना भूल गया। सख्त सूखे पत्ते की मानंद कांपते दिल के साथ वो हद दर्जा सफ़ेद पड़ती सर पर मौजूद दुपट्टे को सेट करती अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जानिब बढ़ी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। देखें देखें बहन, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ। मुझे आप लोगों की बेटी मानम अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई है, और मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मानम के सर पर प्यार से हाथ रखती वो मोहब्बत से बोलती वहाँ मौजूद सबको साकत कर गई कि मानम की सांसें सीने में ही अटक कर रह गईं। ब्राउन आंखों में खौफ और बेचैनी दर आई। शर्ट को हाथों में थामे मुट्ठी को सख्ती से बंद किया। हम आपको अभी जवाब नहीं दे सकते, हमें अभी सोचने का वक्त चाहिए। दादी की आवाज़ लाउंज में गूंजी। महरोश लोग खामोशी से बैठी हुई थी। आप बेशक सोच लें, लेकिन ये बेटी हमारी ही अमानत है। अब से खबरदार जो मेरी बीवी का नाम भी किसी ने अपनी ज़ुबान से निकाला तो। फरजाना बेगम कहती अभी अपने पर्स से सोने की रिंग निकाल कर मानम को पहनाती, जब लाउंज में इसकी बर्फ़ की मानंद सर्द आवाज़ गूंजी कि सब के साथ मानम ने भी झटके से सर उठाकर आवाज़ की सिम देखा तो आंखों में आंसू उभरे। सामने ही वो नेवी ब्लू कलर की शलवार कमीज के साथ स्किन अजरक कंधों पर डाले सुर्ख अंगारा होती खूनख्वार निगाहें लिए खड़ा था कि मानम का दिल धड़कना भूल गया। सांसें सीने में अटकीं, जबकि सामने लाउंज में एक औरत के साथ सर झुकाए मानम को बैठे देख समीर हादी के दिमाग की नसें फटने के दर पर हुई। गुस्से की ज्यादती से आंखों में खून उतरा, माथे पर अनगिनत बल पड़े। तनी हुई रगों के साथ वो लंबे लंबे डग भरता इनकी जानिब बढ़ा के इसे और इसके अल्फाजों को सुनते सब एक झटके से अपनी अपनी जगह से खड़े हुए। खबरदार खबरदार, जो मीर हादी के होते हुए इसकी बीवी के बारे में किसी ने ऐसा सोचने की हिम्मत भी की तो। मीर हादी अभी मरा नहीं है, जो इसके पीछे इसकी बीवी को ऐसे लोगों के सामने बिठाया हुआ है। उंगली उठाते सबको कहर बरसाती निगाहों से देखते जख्मी शेर की मानिंद दाढ़ा। महरोज जो बेयकीनी के साथ इसे देखने लगी। महा का दिल इसके इस कदर शदीद रिएक्शन को देखते अब इसके खौफ से सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा। ये मीर हादी की बीवी है, इसकी इज्जत और मीर हादी की इज्जत को आप लोगों ने ऐसे लोगों के सामने बिठाया हुआ है। अपने अल्फाजों से सबको साकत छोड़े वो मानम की जानिब बढ़ा और अपनी जानिब उठते इसके हर कदम के साथ मानम की जान हवा हुई। वो बिना किसी का लिहाज किए इसके करीब होता इसे एक झटके से कलाई से पकड़ते अपनी जानिब खींच गया कि वो इसके साथ आ लगी। सब हक्का बक्का आंखें फैलाए इसे देख रहे थे। इनाया लब दबाए खामोशी से इसे आते अरशमान शाह के साथ खड़ी हो गई थी, जिस पर इसने इसे घूरा। इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। ये मानम मीर हादी शाह है। मीर हादी
मीर हादी की बीवी, इस घर की बड़ी बहू, जिसका शौहर जिंदा सही सलामत आप लोगों के सामने खड़ा है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं अपने इखलाक से हटकर बिना किसी लिहाज के आप लोगों को यहाँ से निकालूं, शराफत से यहाँ से चले जाएं, बिना किसी मौजूदगी का लिहाज किए वो माहनम के गिर्द अपना हिसार बांधे, इसे अपने साथ लगाए, खून उगलती निगाहों के साथ एक एक लफ्ज़ पर जोर दिए धाड़ा था कि माहनम को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। अपने गिर्द इसकी इस कदर मजबूत गिरफ्त से सांसें लेना दुश्वार हुई, जबकि हवेली के लोगों पर धमाका ही था जो वो कर चुका था, जिसकी जद में वो अभी तक शल खड़े बोलने से कासिर खड़े थे। जबकि फरजाना बेगम, जो हैरान बेयकीन थी, अपने साथ आई औरत को पकड़े दो चार बातें करती वहाँ से चलती बनी। हादी, महरोज की बेयकीन सी आवाज़ थी जो इसकी समातों से टकराई। इसने इसकी बेयकीन शिकवा कुनन आंखों में देखते, जबड़े भींचते, गुस्से को जब्त किए गहरी सांस भरी और इनाया को इशारा करता इसे थर थर कांपती माँ को यहाँ से ले जाने का कहा तो वो फ़ौरन से हाँ में सर हिलाती इसकी जाने बढ़ी। तुमसे मैं बाद में निपटता हूँ माहनम मीर हादी शाह, इसके कान के करीब झुकते वो खूनख्वार लहजे के साथ बोला कि माँ इसके अंदाज पर मरने के दर पर हुई। मोटी मोटी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। जब इनाया आगे बढ़ती इसे लिए सीढ़ियाँ की जाने बढ़ी। इनाया दीदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इनाया से मीर हादी के रूम में लेकर आई थी, जिस पर माँ इतनी गायब दिमागी और डरी हुई थी कि ध्यान ही नहीं दे पाई। बेड पर बैठी वो ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए घबराए लहजे में बोली। मीर हादी के गुस्से का सोचते इसके हवास शल हो रहे थे। बमुश्किल ही खुद को संभाले वो इनाया को देखते बोली तो बेसाख्ता इसे इस पर तरस आया कि आगे बढ़ते इसे अपने गले से लगाया। अब किस बात का डर महाजान, अब तो लाला आ गए हैं ना, तो सब संभाल लेंगे, आप बिल्कुल नहीं डरे। इसकी कमर थपथपाए वो समझाने वाले अंदाज में बोली तो माँ ने हिचकी भरी, कानों में इसकी धमकी भरी सरगोशी उभरी। आपके लाला से ही तो डर लग रहा है मुझे दीदा, रूहासे लहजे के साथ वो चेहरे पर मासूमियत लिए खौफ की वजह से कपकपाए लहजे में बोली तो इनाया को इसकी बात पर बेसाख्ता हंसी आई, जिसे इसने बमुश्किल ही कंट्रोल किया। मेरे लाला कोई जल्लाद हैं जो आपको इनसे डर लग रहा है? मसनूई आंखें दिखाई वो घूरते हुए बोली तो माँ ने लब काटे, जल्लाद से भी 2 हाथ आगे। दीदा, मैंने कुछ नहीं किया, आप जानती हैं ना, वो आंटी ने मुझे खुद अपने पास बैठने का कहा था। मुंह बनाए आखिर में रोहान से लहजे में कहा तो इनाया ने इसकी पहली बात पर लब दबाए। मेरी जान, कुछ नहीं होता, हमें पता है, लाला को भी पता है, आप डरे नहीं और रिलैक्स रहे, मैं आती हूँ। नहीं नहीं दीदा, आप कहीं नहीं जाएं, प्लीज़ इधर ही रहें मेरे पास। इनाया के कहने पर वो जल्दी से इसका हाथ थामती हुई सहमे हुए लहजे में बोली तो इनाया इसके पास ही बैठ गई। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रही, बस डरे नहीं, कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही बैठते वो इसे दिलासे देते हुए बोली, जबकि माँ ब्राउन आंखों में खौफ लिए इसके साथ चिपकी थी। लाउंज में गहरी खामोशी थी। माँ और इनाया के अलावा इस वक्त सभी लाउंज में मौजूद थे। शामिर भी थोड़ी देर पहले ही आया था और सब कुछ जानने के बाद वो सब इस वक्त खामोश सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मीर हादी जब से मुठियाँ भींचे बैठा अपने अंदर उठते तूफान को दबाने की कोशिशों में था। शहद रंग आंखों में खून सा उतरा हुआ था। अरूश बस खामोश मिन्हा के साथ बैठी हुई थी। दूसरों की तरह इसे हैरानगी ज़रूर हुई थी, लेकिन वो दर्द नहीं जो इसे होना चाहिए था। वो जो समझ रही थी कि एक रिश्ते में जुड़े होने पर भी इसने अपने रिश्ते के साथ बेवफाई की है। अब दिल कुछ हद तक पुरसुकून था। सबके साथ वो भी बस आंखों में सवाल लिए मिन्हा के साथ बैठी हुई थी, जबकि महरोश बस खामोश नज़रों से मीर हादी को देख रही थी। आंखों में गहरे शिकवे थे। बाकी सबका भी यही हाल था। राफे और दुलाज भी बेयकीनी से बैठे इसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि फरियाल का अपनी बेटी को लेकर दिल में दर्द सा था। वहीं पर अरीश खामोश सा था। वो सब ही मीर हादी की बात का इंतज़ार कर रहे थे। जब शामिर ने अपना गला खंखारा। कुछ माह पहले माँ बच्चे की इज्जत बचाने के लिए हादी को मेरे कहने पर इससे निकाह करना पड़ा। शामिर शाह की संजीदा आवाज़ ने गोया सबके सरों पर बम फोड़ा कि अब सबकी परेशान कुन बेयकीन नज़रें शामिर के ऊपर उठीं, जिसे ये बात पता थी। आप जानते थे ये बात? इसके पास बैठी महरोश ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखते पूछा कि शामिर ने इसकी जानिब देखते गहरी सांस भरते हाँ में सर हिलाया था। महरोश ने लब भींचते इससे निगाहें हटाईं कि शामिर इसकी नाराज़गी पर लब दबाता रह गया। दरअसल कुछ माह पहले माँ किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी पर गई थी गालिबन, और वहाँ इसके साथ कुछ छोटा सा हादसा हो गया था जिस पर हादी को घर की इज्जत के लिए फ़ौरन निकाह करना पड़ा, और ये सब मेरी मौजूदगी में ही हुआ था। इसने शॉर्टकट लेते मुख्तसर सी स्टोरी इन सब को बताई कि वो सब बेयकीनी से पलके नहीं झपका पाए। एक लम्हे के लिए सबके दिल धड़के थे। दुलाज फातिमा का चेहरा जर्द पड़ा था कि इसके पास बैठे राफे ने
केस के साथ बैठे राफे ने इसके ठंडे पड़ते हाथ पर अपने हाथ रखते इसे हौसला दिया, जबकि मिन्हा और अरूज का दिल मुंह को आया। आंखों के सामने महा का मासूम चेहरा लहराया तो धड़कनें साकत पड़ी। महरोज का दिल से शिद्दत से धड़का। मीर हादी सिंगल सोफे पर जब से मुठियां भींचे बैठा हुआ था। अगर ऐसी बात थी तो इतनी देर तक हम लोगों से क्यों छुपाई ये बात, पहले क्यों नहीं बताया। दाजी की गिरजदार आवाज़ लाउंज में गूंजी। शामिर को देखते वो गुस्से से बोले। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। एक तरफ अरूज थी तो दूसरी तरफ महा, वो दोनों इसकी पोतियां थीं और दादी को फैसला करना मुश्किल लग रहा था। दादी सब कुछ इतना अचानक से हुआ था कि समझने और बताने का वक्त ही नहीं मिला, और बाद में सही वक्त का इंतज़ार था बस इसीलिए। हाँ, और वो सही वक्त आज भी ना आता अगर ये रिश्ता ना आता और हमें इसकी वजह से सच्चाई का पता ना चलता। शामिर शाह की बात पर दादी ने तंजिया सख्त आवाज़ गूंजी तो शामिर पहलू बदल कर रह गया। लेकिन अब बताओ कि हमारी दूसरी पोती के साथ जो ज्यादती हो चुकी है इसकी भरपाई क्या करनी है। अरूज की सांसें सूखीं, धड़कनें सुस्त पड़ीं। इसने दादी की बात पर सफ़ेद पड़ते इन्हें देखा, जबकि दादी की बात पर सबके जहन लम्हे में अरूज और हादी की जानिब दौड़े कि हादी जो लब भींचे अभी तक सुर्ख चेहरा लिए बैठा था एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ। आपकी दूसरी पोती के साथ जो नाइंसाफ़ी हो चुकी है इसकी भरपाई भी मैं खुद करूँगा, और यकीनन मेरे फैसले से किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। इसकी रूबदार संजीदा आवाज़ लाउंज में गूंजी तो अरूज ने पहली बार निगाहें उठाए धड़कते दिल से इसकी जानिब देखा। दिमाग माउफ हुआ। अब वो कौन सा फैसला करने वाला था। अरूज का दिल थम कर रह गया, जबकि वहीं पर बाकी सब भी नासमझी से इसकी जानिब देखने लगे। बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। रही बात मेरे निकाह की, तो मेरा निकाह जैसे भी जिन भी हालात में हुआ हो, लेकिन अब माहनम मीर हादी की बीवी है। इसकी इज्जत आप लोगों के सामने इसकी इज्जत जिसे आप लोगों के सामने गैर लोग देखने आए थे और आप लोग खामोश बैठे हुए थे। हाउ स्टूपिड ऑफ यू। मतलब इतना दिल चाह रहा है इसे दीवारों में दे दे के मारूं। उन्हें पता था, स्टूपिड आदमी। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने हमें अपने निकाह की दावत पर बुलाया था, जो हमें इल्हाम होता कि वो तुम्हारी बीवी है। वो जो गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश में था, जब से जबड़े बीचे बोला था। जब दादी की गुस्से भरी तंजिया आवाज़ उभरी के अशमान और अजमीर लब दबाए अपनी मुस्कुराहट जब्त की, तो अब आप लोग सुन लें। वो इस घर की बड़ी बहू है, मीर हादी शाह की बीवी, और अब मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बीवी की रुखसती चाहिए। बिना लिहाज किए वो सबको देखते हुए बोला कि दादी के साथ साथ शामिर ने भी इसकी इस कदर बेबाकी पर इसे घूरा, जबकि महरोज तो इन दोनों बाप बेटे से काफ़ी खफा लग रही थी, जो इनकी किसी बात में हिस्सा नहीं ले रही थी। और ये बात वो दोनों बाप बेटे अच्छे से महसूस कर चुके थे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बात मानी जाएगी? मानी जाएगी, ज़रूर मानी जाएगी। मेरी बीवी इस वक्त मेरे रूम में है, तो आप लोग यही समझें कि इसकी रुखसती हो गई है। और ये मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अपने लफ्ज़ों पर जोर देता वो सबको हक्का बक्का छोड़े वहाँ से ऊपर की जानिब बढ़ा था कि पीछे सब इस संजीदा अकड़ू शख्स की पुश्त ही देखते रह गए, जिनका इन सब ने एक नया रूप देखा था। और ये रूप देखते वो अपने बाप चाचू जैसा ही निकला था। दादी सोच कर रह गए। इसने एक झटके से रूम का दरवाज़ा खोला तो महा, जो इनाया के साथ बैठी हुई थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अपनी जगह से उछली और खौफ से जर्द पड़ते घबराते हुए दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ वो अपनी खुनख्वार निगाहें इसके वजूद पर डाले अपनी सहर अंगेज जकड़ने वाली पर्सनैलिटी लिए लब भींचे खड़ा था कि एकदम इसे देखते महा की सांसें उखड़ी। मुकाबिल की आंखों में छाई गहरी सुर्खी देखते इसने अपने कपकपाते हाथों से इनाया का हाथ मजबूती से थामा। आपका बहुत शुक्रिया लाला की जान, इस चीज़ का रिटर्न मैं आपको ज़रूर दूंगा। अभी आप जाएं। लहजे में मोहब्बत समोए वो इनाया को देखते बोला, लेकिन अंदाज इतना सर्द कि महा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। इनाया के हाथ पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई, जबकि इनाया हादी की बात पर मुस्कुराती हाँ में सर हिलाती अभी अपनी जगह से उठती जब महा ने इसे थामा। नहीं दीदा, प्लीज़ आप नहीं जाएं। मुझे आपके जलाद लाला से डर लग रहा है, रुहां से लहजे में वो ठंडी पड़ती बोली। मुकाबिल की सर्द निगाहें महा का आज दिल बंद करने पर तुली हुई थी। इनाया ने लब दबाए से और फिर पलट कर दरवाजे पर ही खड़े मीर हादी की सुर्ख चेहरे को देखा। महाजान कुछ नहीं कहेंगे लाला, मैं चलती हूँ। वो हरगिज़ कबाब में हड्डी नहीं बनना चाह रही थी, इसलिए जल्दी से इसके हाथ से अपने हाथ को निकालते हुए वो बोली, तो महा भी जल्दी से अपनी जगह से उठी। मैं भी फिर आपके साथ नीचे चलती हूँ। मीर हादी तनी रगों के साथ माथे पर बल डाले इसकी हर हरकत मुलायजा फरमा रहा था। इसके बेड से उठने पर हाथ की मुठियाँ भिंची। तुम्हारी रुखसती हो गई है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही, इसलिए शराफत के साथ यहीं पर खड़ी रहो। इसके अल्फाजों ने महा के साथ साथ हैरत में मुब्तला किया था। महा सांसें रोके
वहीं अपनी जगह स्टिल होकर रह गई थी, जबकि इनाया के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। ओह, रुखसती मुबारक हो लाला। इनाया मुस्कुराहट जब्त किए मीर हादी को आंख दबाती चहकते हुए बोली। तो इसने एक घूरी से इसे नवाजा कि वो मुस्कुराते दरवाज़ा अबूर कर गई। तो मीर हादी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और इसके साथ माह का दिल भी बंद हुआ। माथे पर बल डाले इसके कदम माह की जानिब बढ़े कि अपनी जानिब उठते इसके हर कदम पर वो मरने के दर पर होती। पीछे हटने लगी। माहनम राफे शाह, तुम्हारे नाम के साथ किसका नाम जुड़ा है? सर्द हड्डियों को जमा देने वाली आवाज़ कमरे में गूंजी। तनी रगों के साथ शहद रंग आंखों में लहू लिए वो इसकी जानिब कदम बढ़ाता दबे दबे लहजे में बोला। माँ की सांसें सुखा गया के ब्राउन आंखों में खौफ लिए इसने मीर हादी को देखते फ़ौरन से पलकें झुकाते कदम पीछे बढ़ाए। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे नाम के साथ किसका नाम जुड़ा है? वो दीवार के साथ जा लगी, जबकि वो कदमों का फासला मिटाए बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ कि माँ के लब बुरी तरह से कपकपाए। इसे आज मुकाबिल के हाथों अपनी जान जाने का खदशा हुआ। आपका खौफ से पीली पड़ते वो हाथों की मुट्ठियों में शर्ट को जकड़े लड़खड़ाई। किसकी बीवी हो तुम? खुनख्वार निगाहें इसके लट्ठे की मानंद सफ़ेद चेहरे पर टिकाए वो इसकी दोनों जानिब हाथ टिकाता बोला। आपकी। इसे अपने इतने करीब देखते वो लड़सी। शर्ट पर गिरफ्त पहले से ज़्यादा सख्त हुई। तो वहाँ पर किसकी इजाज़त से बैठी थी? हिम्मत कैसे हुई मीर हादी की बीवी होते हुए इन औरतों के साथ बैठने की? माहनम मीर हादी शाह, हिम्मत भी कैसे हुई? झटके से अपने दोनों हाथ इसके बाजुओं पर टिकाए वो दबे दबे लहजे में धाड़ा कि महक ने खौफ से आंखें बंद की। दिल की धड़कन मुकाबिल के जुनून से धक धक करती कानों में बजी। बाजुओं पर इसकी गिरफ्त पर सांसें अटकीं। मैं नहीं, वो आंटी ने खुद इसे लग रहा था वो अभी इसकी बाहों में बेहोश हो जाएगी। मुकाबिल की झुलसा देने वाली सांसें खुद के चेहरे पर महसूस करते दिल पागल हो रहा था। आंखों को सख्ती से बंद किए वो बड़बड़ाई। इन्हें नहीं पता था, लेकिन तुम्हें तो पता था कि तुम मेरे निकाह से मुंसलिक हो, मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ चुपचाप बैठने की? माहनम मीर हादी शाह, तुम वहाँ पर क्यों नहीं बोल सकी कि तुम पर मेरी मोहर लगी हुई है? तुम मीर हादी शाह की अमानत हो, क्यों नहीं बोल सकी? बाजुओं पर गिरफ्त हद से ज़्यादा बढ़ी। आंखों में खून छलकाती सुर्खी लिए वो इसके चेहरे पर गुर्राया कि माँ बस मरने के दर पर हुई। हाँ हादी, मुझे पेन और तुम्हें वहाँ बैठे देख कर जो मुझे हुई हुई है, वो जो मेरे दिल में आग लगी है, वो जो मेरा वजूद जल रहा है, इसका क्या मानम? मीर हादी शाह, आंखें खोलो और जवाब दो। गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दबे दबे लहजे में वो इस पर झुका हुआ सर्द लहजे में बोला। अलबत्ता बाजुओं पर गिरफ्त ढीली हो चुकी थी कि इसकी बात पर मानम ने फ़ौरन से आंखें खोली तो इसकी सर्द अंगारा आंखों से टकराई कि डर के मारे वो फिर से बंद कर गई। लब कँपाए। आई एम सॉरी। रुहां से लहजे में आंखें मींचे वो बोली कि मीर हादी ने सपाट निगाहों से इसकी जानिब देखा। तुम्हारी गलती काबिल माफ़ी नहीं है माहनम मीर हादी शाह, सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आगे याद रखो, तुम किसी की अमानत हो, किसकी तुम पर मोहर लगी है। सर्द लहजे में कहता वो इसकी गर्दन में झुका और शिद्दत से अपना लम्स छोड़ा कि मानम बौखला कर रह गई। आंखें हद दर्जा फटी। आंखें गर्दन पर इसका अपनी गर्दन पर इसका झुलसा देने वाला लम्स वहाँ की धड़कनें मधम कर गया। शाह इसकी कंधों पर मौजूद अजरक को मजबूती से हाथ से थामे वो टूटे लफ्ज़ों में इसकी शिद्दत पर बेख्तियार बोल गई कि मीर हादी का लम्स वहीं पर थमा। सर उठाए इसने खून छलकाते चेहरे को देखा और इन कँपकपाए लबों को जिनसे अभी इसका नया नाम निकला था के आगे होते इस बार वो इसके लबों पर झुकता माहनम की सांसें थमा गया। अंदाज इस कदर शिद्दत लिए हुए था कि इसकी सांसें उलझ कर रह गईं। पूरा जिस्म कँपकपा उठा। कंधे पर हाथ मारते खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो सारा गुस्सा इस पर उतारते अपनी मर्जी से पीछे हटा तो वो खून छलकाते चेहरे और इसकी शिद्दत से सुर्ख लबों से गहरे सांस लेती बुरी तरह से कँपकपा रही थी। अपने इस छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मीर हादी की हो, खुद से भी ज़्यादा इसकी। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा वजूद, तुम खुद सर से लेकर पाँव तक मीर हादी की हो। इसलिए अगर आइंदा तुमसे मेरे मामले में भूल कर भी गलती हुई मानम शाह, तो मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूँगा, समझी तुम? हाथ को सर के पीछे बालों में उलझाए दूसरा हाथ थोड़ी पर रखते चेहरा ऊंचा करता इसकी लरसती झुकती पलकों को झुकते इसके दाएं गाल पर हल्के से दांतों में दबा गया कि वो मचल उठी। मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली। अपनी ये गलती और इस गलती की सज़ा याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो सज़ा मैं पूरी फिल्म दिखाऊंगा। बाएं गाल को भी दांतों में दबाए छोड़ता वो इससे थोड़ा पीछे खड़ा हुआ जो लरसती कपकपाती इसकी इतनी सी गुर्बत पर मरने के दर पर हो रही थी। मीर हादी ने गहरी निगाहों से इसके कपकपाए वजूद और इस छोटी सी जान को देखा जो इसकी निगाहों से पजल होती दीवार में घुसने की कोशिश कर रही थी। अब से तुम यहाँ इसी रूम में मीर हादी की नज़रों के सामने रहा करोगी, समझ में आ रही है मेरी बात?
गंभीर आवाज़ में कहते पूछा तो माँ ने ज़ोरों शोर के साथ हाँ में सर हिलाया। मानव ने गहरी नज़र इस पर डाली और फिर से इसके करीब हुआ कि फिर से जल्दी से आंखें बंद कर गई थी। कपड़े निकालो मेरे, मुझे ज़रूरी काम से जाना है और खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अपने रूम में जाने का सोचा भी तो आज से यही तुम्हारा रूम है, यही यही तुमने रहना है, गॉट इट। इसके करीब होते चेहरे पर आई बालों की लट को कान के पीछे करते तस्दीक चाहिए कि वो आंखों को सख्ती से बंद किए फ़ौरन से हाँ में सिर हिला गई। मीर हाथी को अपनी डरपोक चूती का इस तरह भीगी बिल्ली बनना भी पसंद आया था कि लब दबाए वो झुकते इसके माथे पर लब रखता, पीछे हटा और फिर से ड्रेस निकालने का कहते वॉशरूम की जाने बढ़ गया। इसकी मौजूदगी को खुद के करीब न महसूस करते मानव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इसे ना देखते तेज़ी से सांसें भरी जल्लाद कहीं के मुझे मार दिया होता अभी इन्होंने। सुर्ख चेहरे के साथ वो लरसती पलकों से बोली और जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जाने भागी। मामा मैं आ जाऊँ अंदर। निखरा निखरा सा वाइट शलवार कमीज़ में वो इस वक्त महरोज के रूम का डोर नॉक किए अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था कि महरोज जो बेड पर बैठी हुई थी मीर हादी को देखते रुख मोड़ा कि वो माथा मसलते रूम के अंदर दाखिल हुआ। मामा जान मुझसे बात नहीं करो तुम। हादी वो अभी कुछ कहता जब महरोज की खफकी भरी आवाज़ उभरी। मीर हादी ने लब भींचे बेड पर बैठता इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गया। महरोज ने शिकवा-कुना निगाहों से इसकी जानिब देखा और अपने हाथ छुड़वाने चाहे जिस पर वो सख्त गिरफ्त कर गया। मामा जान क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आप अपने बेटे पर कोई शक कर रही हैं या माँ को आप एक बहू के रूप में पसंद नहीं? ऐसा कुछ नहीं है आदि, मुझे तुम पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। तुम्हारी परवरिश मैंने की है तो मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। इसकी बात पर वो तड़पती फ़ौरन से बोली कि मीर हादी गहरा मुस्कुराया। तो क्या आपको माँ पसंद नहीं? मीर हादी के साथ वो खड़ी हुई नहीं जचती। महरोज ने आंखों में खफकी लिए इसे घूरा जो इसकी छोटी सी बेटी को इस तरह कह रहा था। मुझे माँ पहले भी अजीज़ थी और अब तुम्हारे हवाले से वो मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ हैं। समझे? तुम आइंदा इस तरह की बात नहीं करनी कि मुझे वो नहीं पसंद। उंगली उठाए से सख्ती से वार्न किया कि एक सकून था जो इसके अंदाज में अंदर उतरा। तो फिर आप किस बात पर नाराज़ हैं मुझसे? तुम अभी भी पूछ रहे हो कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ तुमसे? कितने माह हो गए हैं तुम्हारे निकाह को और तुम बाप बेटे ने ये बात मुझसे छुपाई जबकि मैं कब से तुम्हारे निकाह का इंतज़ार कर रही थी। मीर हादी के कहने पर वो शिकवा कुना नज़रों से देखती बोली कि मीर हादी ने लब दबाए इनकी खफकी नाराज़गी भरे चेहरे को देखा। मामा हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे इसलिए आपको नहीं बताया और याद है आपको मैंने आपको कहा था कि मैं वापस आकर आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। जानती हैं आप वो सरप्राइज़ यही था लेकिन मेरी वापसी पर हवेली में शादी चल रही थी कि बताने का टाइम नहीं मिला और अब 4 दिनों से मैं बिज़ी हो गया था। सॉरी आई एम सॉरी। मामा प्लीज़ माफ़ कर दें। महरोज के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे वो महरोज की आंखों में देखते नर्म ठहरे हुए लहजे में बोला था कि महरोज ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा और वैसे भी मामा ये बात तो बाबा ने आपसे छुपाई है। आपको तो बाबा से नाराज़ होना चाहिए, मुझसे तो आप वैसे ही नाराज़ हो रही हैं। कमरे में दाखिल होते शामिर को देखते लब दबाए इसने सारा मलबा शामिर पर डाला कि वो मीर हादी की को सख्त निगाहों से घूरता रह गया जबकि महरोज ने भी इसे देखते रुख मोड़ा। शामिर ने गहरी सांस भरी। इनसे तो मैं बात भी नहीं करूँगी, बिल्कुल आपको करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझसे तो नाराज़ नहीं है ना? मुस्कुराहट ज़ब्त किए वो शामिर को तपा गया था कि महरोज ने इसकी बात पर मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैं ज़्यादातर अपने बेटे से नाराज़ नहीं रह सकती। इसके माथे पर लब रखती वो बोली थी तो मीर हादी ने भी मुस्कुराते इन्हें अपने हिसार में लेते इसके सर पर लब रखे। चले मुझे कुछ काम है मैं चलता हूँ। वो कहता वहाँ से उठा और अभी बाहर जाता जब शामिर के अल्फाज इसकी समातों से टकराए थे। बेटा बाप मैं तेरा ही हूँ, अब तुम देखना इस बात का मैं कैसा बदला लेता हूँ। शामिर ने दांत पीसते कहा तो हादी ने इन्हें जताती निगाहों से देखते मुस्कुराहट उछाली और ग्लासेस निकालकर आंखों पर लगाते वहाँ से निकलता चला गया। पीछे शामिर ने इसे 200 सलावातें निकाली और महरोज की जानिब बढ़ा जो इसके आने पर अब वॉशरूम की जानिब बढ़ गई कि वो सर दाह भरता रह गया। रोशी जान बात तो करे ना यार। वो इसके सपाट चेहरे और ग्रे आंखों में छाई नाराज़गी को देखता फिर से बोला। कब से वो इससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन महरोज थी जो इसे लिफ्ट ही नहीं करवा रही थी और ये क्या
और ये क्या सारा मीर हादी का और ये किया धरा सारा मीर हादी का था, जिसका सोचते शामिर गुस्से से दांत पीसते रह गया था, जो बाप को बुरी तरह फंसा गया था। आंखों में हदरजा, खफकी, नाराज़गी, चेहरे पर संजीदगी। वो एकदम से इसे देखते संजीदगी से पूछ रही थी कि शामिर शाह इसे इतने गुस्से में देखता लब दबा कर रह गया था। रोशी जान, ऐसी बात नहीं है, आप तो इनकी माँ है ना, और आपका रुतबा तो शायद मुझसे भी ज़्यादा होगा, तो ये बात निकाल दे जहन से। वो आपके ही बच्चे हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसलिए आपसे बात छुपाई। आप तो जानती हैं ना, मैं आपको कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इसके हाथों को अपने हाथ में थामे वो मोहब्बत से समझाने वाले अंदाज में बोला था कि महरोश ने संजीदगी से ही निगाहें उठाए इसकी जानिब देखा। मीर, आप जानते थे मैं कब से हादी की शादी का वेट कर रही थी, और आप कह रहे हैं मैं परेशान हो जाती। वो अब भी खफा खफा थी, लहजे में अब भी खफकी थी। शामिर ने गहरी सांस भरी और आगे होते माथे पर लब रखे। महरोश पहले दिन की तरह सुर्ख पड़ी, जानता हूँ मैं, लेकिन तब सिचुएशन ऐसी थी। एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ अरूश बच्चे भी थी, इसलिए अगर फ़ौरन बता दिया जाता तो समझने का मौका नहीं मिलता। रोशी जान, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं माफ़रत चाहता हूँ। महरोश ने मुंह बनाए इसे देखा और फिर आगे होते इसके गिर्द हिसार बांध गई। मैं एक शर्त पर माफ़ करूँगी आपको मीर, मुझे हादी की बीवी को दुल्हन के रूप में देखना है। ऐसे कैसे वो रुखसती भी कर सकता है? मेरे भी तो बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान है ना, ज़्यादा ना सही, लेकिन मैं माँ की ऐसे रुखसती नहीं, इसे प्रॉपर दुल्हन के रूप में तैयार करके रुखसती करवाना चाहती हूँ। सर उठाकर शामिर की आंखों में देखती वो बोली थी कि शामिर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ा और फिर अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। ठीक है रोशी जान, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये क्या बात है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आंखों में गहरे तासुर थे। मुस्कुराते लहजे में महरोश को देखते कहा तो वो भी खुशी से दोबारा इसके गले लगी। शामिर शाह ने भी आगे होते इसे हिसार में लिया। बेटा तुम ज़रा सब्र रखो, बाप से पंगा लिया है, अब अंजाम भी भुगतना। दिमाग में मीर हादी से बदला लेने का इरादा रखते वो बोला, जो इन मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी ज़्यादा करता, ये जा हुआ था कि इसे सोचते। शामिर ने दांत कचकचाए, लेकिन फिर कुछ सोचते लबों पर तबस्सुम बिखरा। चाय के दो कप ट्रे में रखे वो रूम का डोर खोलती अंदर दाखिल हुई तो सामने ही वो बेड पर लैपटॉप खोले ऑफिस का काम करने में मशगूल था कि मिन्हा एक नज़र इसे देखती चलती इसकी जानिब बढ़ी। आपकी चाय, इसकी साइड ड्रॉर पर चाय का कप रखती वो बोली तो अजमीर ने लैपटॉप से निगाहें हटाकर इसकी जानिब देखा और झुकना भूल गया। मेहरून कलर की सिंपल शर्ट कैप्री पहने, इसके ऊपर ब्लैक रंग का दुपट्टा सर पर जमाए, कमर तक खुले बाल को दुपट्टे के हाले में छुपाए, जिसकी चंद लटें चेहरे पर भी झूल रही थीं। बिना किसी मेकअप के वो अजमीर को सीधा अपने दिल में उतरती महसूस हुई तो दिल बेसाख्ता धड़का, जबकि होठों पर मध्यम नरम गर्म सी मुस्कुराहट उभरी। शुक्रिया बेगम। मिन्हा इसकी सुनहरी आंखों की तपिश से सुर्ख पड़ी तो जल्दी से हाँ में सर हिलाती इसकी नज़रों से घबराती वॉशरूम की जानिब भागी। अजमीर इसकी हरकत पर गहरा मुस्कुराता अपने काम में मशगूल हुआ। थोड़ी ही देर बाद वो फुल ब्लैक शर्ट कैप्री के साथ भीगे बाल लिए बाहर निकली तो अजमीर, जो अपने ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद चाय वहीं टेबल पर रखे फ़ोन स्क्रॉल करने में मसरूफ़ था, डोर की आवाज़ पर निगाहें उठाकर फिर से देखा तो निगाहें इस बार भी इसी पर जम गई। अजमीर को अंदाज़ा लगाना मुश्किल लगा कि वो मैरून रंग में ज़्यादा प्यारी लग रही थी या ब्लैक रंग में, जबकि मुकाबिल की निगाहों से मिन्हा की अब हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी। सुरमई निगाहें उठाकर इसे घूरने की नाकाम सी कोशिश की थी, लेकिन इसकी लौ देती नज़रों से घबराती वो जल्दी से ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खड़ी होती अपने गीले बाल टॉवल से खोल कर ब्रश से सुलझाने लगी, जबकि मिरर से अपने पीछे बेड पर बैठे अजमीर शाह की निगाहें अभी तक खुद पर ही जमी देख कर इसके ब्रश करते हाथ कपकपाए। आपको और कोई काम नहीं है, मुझे क्यों देख रही हैं? इसकी नज़रों से घबराती वो ब्रश उठाए रुख मोड़े इसकी जानिब देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली कि अजमीर ने लब मुस्कुराहट में ढले। मैं देख रहा हूँ मुझे खुद में उलझाने वाली, अपना असीर बनाने वाली कैसी दिखती है, और यकीन माने अब मैं आपको देखकर सोच रहा हूँ कि मैं आपका पहले असीर क्यों नहीं हुआ। मीना के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा। इसकी गंभीर जकड़ने वाली आवाज़ ने मिन्हा को बौखला कर रख दिया। अजमीर, आप जानते हैं हादी लाला ने बिना बताए माँ से निकाह किया हुआ था। अजमीर से
अजमेर की निगाहों से घबराते वो इसे देखते बेतुका बोली कि अजमेर ने लब दबाए हाँ में सर हिलाया। जी जाने अजमेर, मैं जानता हूँ, और मैं वहीं पर मौजूद था जब आदिल लाला का निकाह हुआ था। क्या मतलब आप जानते थे ये बात पहले से ही? वो जो इससे घबराते हुए बेतुका सा सवाल कर गई थी, अब इसके जवाब देने पर वो खूनख्वार नज़रों से इसकी जानिब देखते अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए घूरते हुए बोली कि अजमेर ने एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया, लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका था। वो निगाहें चुराए इसने बालों में हाथ फेरते बोलने की कोशिश की तो मिन्हा इसे कड़े तेवरों से घूरती, ब्रश को वहीं पटकती इसकी जानिब बढ़ी। अब क्या हुआ, निगाहें क्यों चुरा रही हैं? अब इधर देखें मेरी तरफ और मुझे बताएं कि ये बात आप पहले से जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो बुरा फंसा था। इस बात का अंदाज़ा इसकी मिस्कीन शक्ल से मालूम हो रहा था, जबकि मिन्हा बेड के करीब खड़ी इसे खुनख्वार निगाहों से घूरते हुए पूछ रही थी, अगर आपको देखने लग गया तो आप फिर से शर्माएंगी, और अगर आप शर्माई तो आपको देखकर मामला गंभीर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देखने से इज्तनाब बरत रहा हूँ। अल्लाह! वो गुर्नम इतना ही भी चालाक था। मिन्हा तो इसकी बात पर इसे देखती रह गई थी। सुरमई आंखों में हल्की सी गुस्से की सुर्खी थी। मैं नहीं शर्माती, आप इधर देखें बस। ओके मिन्हा जान, अब आपने फिर मेरे काम में खलल नहीं डालना। इसके कहने पर सुनहरी आंखें उठाई गहरी निगाहों से इसके चेहरे पर टिकाई। आंखों में मोहब्बत, इज्जत, एहतराम के गहरे दीप जले कि मिन्हा जो फ़कत इससे पूछने पर इसके पास आती बोल गई थी, अब इसे गहरी लौ देती निगाहों से अपनी जानिब तकते पाकर वो फिर से घबराई, चेहरा सुर्ख पड़ा, हाथों की हथेलियों को आपस में मसला। अब बताएं। चुप करें, मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं करें। इसकी लड़खड़ाती आवाज़ में बीच में ही काटते वो गंभीर ठहरे अंदाज में बोलता। मिन्हा का दिल थमा गया कि वो घबरा कर रह गई, जबकि अजमेर लब दबाए गहरी निगाहें इसके मासूम खूबसूरत से चेहरे पर टिकाए हुए था कि मिन्हा घबराती सब कुछ पसे पुष्ट डाले अभी वहाँ से जाती कि इसने मिन्हा का हाथ पकड़ते इसे एक झटके से खुद पर गिराया और ख़ुद बेड ग्राउंड से जा लगा। अब आप मुझ पर जुल्म करती ऐसे नहीं जा सकती। मैंने पहले आपको वार्न किया था। हाथ बढ़ाते गीले बालों को कान के पीछे करता वो दूसरा हाथ इसके कमर पर टिकाए इसे अपने हिसार में लिए गहरी आवाज़ में बोलता। मिन्हा का चेहरा सुर्ख कर गया कि इसने मुकाबिल के सीने पर हाथ रखते खुद को इसके हिसार से निकालने की कोशिश की। आप छोड़े मुझे। उठती झुकती पलकों के साथ वो मजामत करती सुर्ख पड़ते बोली कि अजमेर ने हिसार तंग किया और थोड़ा सा उठते इसके सुर्ख पड़ते गाल पर हल्के से लबों का लम्स छोड़ता इसे सिमटने पर मजबूर कर गया। मिन्हा इसी में सिमटी चेहरा सीने में छुपाया कि अजमेर का हल्का सा कहकहा गूंजा। अब आप ऐसे करेंगी और तो अजमेर शाह किसी काम का नहीं रहेगा। चेहरे पर मौजूद हाथ को थोड़ी पर रखते चेहरा ऊपर किया और दूसरे गाल पर भी लब रखे कि वो शर्म से सुर्ख पड़ती फिर से अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई तो अजमेर इसे ऐसे ही लेते करवट बदलता इसे अपने बाजू पर मुंतकिल करता इसके गिर्द हिसार बना गया कि मिन्हा पूरा इसके साथ लगी खुद को इससे ही छुपाती इसके ही सीने में छुपी हुई थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप ने मुझे नहीं बताई ये बात। वो जो इसके माथे पर लब रखे लाइट ऑफ किए सोने की तैयारियों में था जब अपने सीने में इसकी दबी दबी सी हल्की मिनमिनाती आवाज़ गूंजी कि अजमेर ने के लब मुस्कुराहट में ढले जाने। अजमेर माफ़ कर दें अपने अजमेर को। अजमेर शाह आपकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप नाराज़ होंगी तो मैं किधर जाऊँगा फिर? इसके सर पर शिद्दत से लब रखते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता इसे खुद में भीज गया कि मिन्हा का दिल पसलियाँ दौड़कर बाहर निकलने को बेताब हुआ। ठीक है, माफ़ किया, छोड़ी तो सही मुझे। इसके तंग हिसार में बमुश्किल ही वो दबी दबी आवाज़ में बोली थी कि अजमेर ने मुस्कुराते हुए अपना हिसार ढीला किया। इसने गहरी सांस भरी और सीने से सर उठाकर इसे खफगी से घूरा। जब अजमेर ने इसकी जानिब देखा तो वह जल्दी से फिर से इसमें छुप गई कि अजमेर का हल्का सा कहकहा गूंजा। मिन्हा खफत से सुर्ख पड़ी इसके ही हिसार में कैद आहिस्तगी से आंखें बंद कर गई थी। रूम का दरवाज़ा खोले वो रूम में दाखिल हुआ, लेकिन काली रूम को मुंह चढ़ाते देख अरशमान शाह के माथे पर बल पड़े। निगाहें दाएं बाएं घुमाई तो सामने ही बालकनी का दरवाज़ा खुला देखते इसके कदम बेख्तियार इसकी जानिब उठे। बालकनी के करीब आते ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। बादलों की गरज चमक और तेज़ी ठंडी हवाएं चलती देख अरशमान ने लब भींचे और रेलिंग के करीब अपनी जानिब पुश्त किए खड़ी इनाया को इस ख़राब मौसम में ठंडी हवाओं से लुत्फ़ अंदोज़ होते देख कर अरशमान शाह
के माथे पर पहले से भी ज़्यादा बल पड़े। मौसम पहले ही चेंज हो रहा था, हवाएं सर्द हो रही थीं, ऊपर से गरजते चमकते बादलों ने रहा-सहा मौसम भी सर्द कर दिया था। और इसे इस मौसम में बिना किसी दुपट्टे के देखता वो 4 कदमों का फासला एक कदम में ही तय करता इसके सर पर पहुँचा। इतने ख़राब मौसम में आप यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हैं? इसकी सर्द आवाज़ जैसे ही इनाया की समातों से टकराई, वो अपने ख़्यालों से निकलती एकदम से चौंकी और गर्दन घुमाए अपने पास खड़े अर्शमान को देखा, जो पता नहीं कब वहाँ पर आया था। वो अपने ख़्यालों में इस कदर गुम थी कि इसे आज पहली दफ़ा अर्शमान शाम के आने का पता नहीं चला। आंखों में हैरत लिए इसे देखा। आप कब आए? अर्शमान, जो माथे पर बल डाले मुठियाँ भींचे इसे गुस्से से देख रहा था। इसकी बात पर अब तशवीश से इसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर कुछ उलझन थी। क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? यहाँ इतनी ठंड में खड़ी क्या कर रही हैं आप? देखें, बारिश होने वाली है। वो एकदम से सारे कदमों का फासला समेटे इसकी हद दर्जा करीब आता, माथे पर हाथ रखे इसका टेम्परेचर चेक करते कदरे परेशानी से बोला। इनाया बेसाख्ता थोड़ा सा पीछे हटी, रेलिंग से जा लगी कि अर्शमान शाह इसकी हरकत पर लब भींच गया। क्या हुआ है आपको? कोई बात है जो परेशान कर रही है? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? इसका पीछे हटना मुकाबिल को एक आंख नहीं भाया था कि बमुश्किल ही अपने गुस्से को कंट्रोल किए वो लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला था। वहीं पर इनाया, जो उलझी सी खड़ी थी अर्शमान को के छूने पर वो ख्यालों में खोई बेसाख्ता ही पीछे हटी थी कि इसे अपनी हरकत का खुद ही पता नहीं चला। नहीं, कोई बात नहीं है। आपको क्या क्या ऐसे ही लगा है? ये देखें, बारिश होने लग गई है, मौसम कितना प्यारा है। इसकी बात पर वो एकदम से बौखलाई और जल्दी से खुद पर काबू पाते नॉर्मल लहजे में मुस्कुराते हुए बोली, जबकि दिमाग अभी भी कुछ देर पहले आए हुए फ़ोन में उलझा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही वो रूम में आई तो इसका फ़ोन बजा था, जिस पर वो अननोन नंबर देखती बस यस करती कान को लगा गई कि दूसरी जानिब ज़रदाद खान अपनी बहन की आवाज़ सुनता सुकून से आंखें मूंद गया। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, मैं ज़रदाद खान, याद है आपकी शादी पर आया था। किसी गैर शख्स की बारी गंभीर आवाज़ फ़ोन से के स्पीकर से गूंजी तो इनाया चौंकी और फ़ोन कान से हटाकर नंबर को देखते दोबारा कान को लगाया। जी जी, आप हादी लाला के दोस्त, मुझे याद है। खैरियत? आपने मुझे कॉल की? वो संजीदगी से बोल रही थी, लहजे में संजीदगी खुद ब खुद दर आई थी। जरदाद खान इसके लहजे की मजबूती पर मुस्कुराया। फ़िक्र नहीं करें, मैं कोई नामहरम नहीं हूँ आपके लिए। बहुत करीबी और पाक रिश्ता है हमारे बीच। फ़ोन के स्पीकर से आते अल्फाजों ने इनाया को एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकत किया। आंखों में गहरी बेयकीनी उभरी, चेहरे पर हैरत। क्या मतलब है आपकी बात का? मैं समझी नहीं ज़रदाद खान। मतलब ये कि बहुत गहरा रिश्ता है हमारे दरमियान, जिससे यकीनन अभी तक आप नावाकिफ़ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द आपको इस हकीकत से आशनाई मिल जाएगी। और दूसरी बात, गुड़िया, आप मुझे ज़रदाद लाला कहकर पुकार सकती हैं। इनाया का दिल बेसाख्ता धड़का, दिमाग उलझा, फ़ोन पर गिरफ्त सख्त पड़ी, आंखों में तशवीश उभरी। क्या मतलब? अभी के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप ज़रदाद खान की बहन हैं। मतलब आपको तफसील के साथ फिर किसी दिन बताऊँगा। और हाँ, जब तक आपको ये मैं हकीकत नहीं बता देता हूँ, हो सके तो हमारी ये बात हम दोनों के बीच में ही रखिएगा। और इस बात को ख़त्म मतलब का रुख अपने मतलब का रुख हरगिज़ न दीजिएगा, क्योंकि आप ज़रदाद खान की बहन हैं, एक पाक रिश्ता। वो कहते साथ फ़ोन बंद कर गया था और इनाया अभी तक इसी बातों में उलझी अपनी बालकनी में खड़ी थी कि इसे आसमान के आने का भी खबर नहीं हुई थी। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चले अंदर आएँ, बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाएंगी। और आसमान शाह इसकी आपकी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके चेहरे को देखता है वो बोला तो इनाया गहरी सांस भरती इसे देखती गहरा मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही और आप भी नहीं जा रहे। मुझे आपके साथ बारिश एंजॉय करनी है। इसने दिमाग से बातों को निकालने के लिए की भरपूर कोशिश करते हुए आसमान को देखते कहा कि आसमान ने गहरी नज़र इसके वजूद पर डाली और अगले ही लम्हे वो इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते इसे रेलिंग के साथ लगाता खुद इसके इंतहाई करीब हुआ कि इनाया ने इस अचानक अफ्तादगी पर घबराते हुए इसकी जानिब देखा। मदाम, आप बारिश एंजॉय करें, मैं बारिश के साथ आपको एंजॉय करता हूँ। अब आपके साथ बारिश एंजॉय करने का कुछ तो फ़ायदा होना। इसकी हैरानगी से फटी हुई आंखों में अपनी गहरी स्याह निगाहें टिकाए वो बेबाकी से बोलते, आंख दबाते, दूसरा हाथ बालों में उलझाए सर ऊंचा करते इसकी गर्दन पर झुका के इनाया की आंखें पहले से ज़्यादा फैली। इसने हैरत से आसमान शाह की जानिब देखा। बारिश की बूंदें अब पहले से तेज़ होती इन्हें भिगोने लगी थी। मान अपनी गर्दन पर इसकी जा बजा लब महसूस करती वो बेख्तियार बोली, आंखें पल में जब से सुर्ख हुई। मान की जान, आप बारिश एंजॉय करें, लेकिन वो क्या है ना, मुझे चाय के साथ स्नैक्स पसंद है। सो मैंने किसी से कहते वो इसके
मन किसी से कहते हुए इसके लबों पर झुकता, इसकी बोलती बंद करवा गया कि इनाया ने बेख्तियार आंखें बंद करते दोनों हाथ इसकी गर्दन के गिर्द हमाइल कर किए कि इसकी जानिब से पेशकदमी पर आसमान के आंखें मुस्कुराईं। वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से इस पर झुका और एक झटके में इसे अपनी बाहों में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा के इनाया इसकी गुर्बत में सब सब कुछ भूलती इसकी होकर रह गई। ओके, so that's it for this part. फाइनली राज रिवील हो गया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।